हाँ तो बच्चों आज हम कर रहे हैं पार्ट 10। गुड मॉर्निंग। तो आज हम पार्ट 10 कर रहे हैं बच्चों, और पार्ट 10 के अंदर हम एक्सरसाइज 7.3 कर रहे थे पार्ट 9 के अंदर, जिसके हम पहला सम कर चुके हैं और उसका बेसिक हम 8th पार्ट में कर चुके हैं। अगर आपने 7.3 का बेसिक अब तक नहीं पढ़ा तो पार्ट 8 को खोलिए, ठीक है, उसके अंदर आप उसका बेसिक देख सकते हो। फिर पार्ट 9 के अंदर इसका पहला क्वेश्चन हो चुका है जिसके 4 पार्ट थे, वो भी हम कर चुके हैं बच्चों कल ही। तो आज के इस पार्ट में जो है हम आगे क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। अब एक चीज़ और नोटिस करने वाली कि क्वेश्चन नंबर 2 का डायग्राम नहीं है, इसलिए बना नहीं है, ठीक है। तो अपनी जो हमारी एक्सरसाइज है 1.54 पेज नंबर पे आप अपनी एक्सरसाइज 7.3 निकाल लो, और इसका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, तो ये आप निकाल लीजिए और इसको पढ़िए। क्या लिखा है? एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एबीसी का एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का शीर्ष लंब है जिसमें ए बी ए सी बराबर हैं, तो दर्शाइए कि ये दो बातें हमें दर्शानी है। अब हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज बनानी है ए बी सी जिसमें ए बी ए सी बराबर होंगे। तो आप अपनी बुक के अंदर 154 पेज नंबर निकाल लो, ठीक है। तो हम इसका डायग्राम नहीं दिया हुआ तो हम खुद बनाएंगे अब इसका डायग्राम। एग्जाम में भी अगर ये स्टेटमेंट आ गई तो आपको डायग्राम खुद बनाना ध्यान रखिएगा। तो हमें समद्विबाहु त्रिभुज बनानी आती है, आप वो बना लेते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज वो होती है जिसकी दो साइडें बराबर हो, ए बी सी, ए बी और ए सी बराबर है। तो हम दिया है के अंदर क्या लिखेंगे? हम दिया है के अंदर लिखेंगे कि ए बी बराबर ए सी, कि एक त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी हमें दिया गया है, और ए डी एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब है। अब ए डी लंब है, कैसे? ए को अगर हम सीधी लाइन डालें यहां तक डी तक तो ये लंब है ऐसे, AD लंब है BC पर। और आप जानते हैं जहाँ लंब और समद्विभाजक दो शब्द आ जाएं वहाँ पर अपनी बात रखते हैं, तो हम कह सकते हैं इधर वाला कोण 1 इधर वाला कोण 2 दोनों क्या होंगे? 90 डिग्री के होंगे, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, ये दो बातें हमें दी गई हैं और हमें सिद्ध क्या करना है कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। सिद्ध छोटा सा सवाल है, देखिए ध्यान से। हमें सिद्ध करना है क्या कि AD BC को समद्विभाजित करता है। पहला पार्ट, AD BC को समद्विभाजित करता है, ठीक है। अब समद्विभाजित का मतलब क्या है? अब समद्विभाजित शब्द आ गया तो इसका मतलब AD BC के दो हिस्से करते हैं। AD इस BC के दो हिस्से करता है, मतलब BD और DC हमें बराबर सिद्ध करना है। BD बराबर DC, ये हमें बराबर लिखने हैं बच्चों, ये बराबर करने। एक तो हमें ये सिद्ध करना है कि BD DC बराबर है, और ये भी कहा है कि AD कोण A को समद्विभाजित करता है। दूसरे भाग में हमें क्या प्रूव करना है? AD कोण A को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब कोण A कोण है ये वाला, तो ये 3 और 4 अगर ये बराबर हो जाए तो इसका मतलब है इस AD ने A के दो हिस्से कर दिए बराबर, यानी मुझे यहाँ पर कोण 3 और कोण 4 ये भी बराबर सिद्ध करना है। अगर ये दोनों त्रिभुजें सर्वांगसम हो जाएं तो हमारा सारा काम हो जाएगा बच्चों। हल देखिए अब इसका। हम क्या करते हैं, दोनों त्रिभुजों को ही ले लेते हैं, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ADC में नाम जैसे मर्जी ले सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन नाम में सर्वांग समता लानी है, वो आप एंड में लेके आएंगे। देखो कैसे आएगी। तो हल के अंदर दोनों त्रिभुजों में हमें क्या दिया है? इसका AB और इसका AC बराबर है, ठीक है। इसका AB इसका AC हमें दिया गया है बच्चों, ठीक है। और हमें क्या दिया गया? एक और 2, इसका कोण 1 इसका कोण 2, प्रत्येक 90 डिग्री हमें दिया गया है। दो बातें गिवन की खत्म, तो क्या ढूंढेंगे? कॉमन। अब कॉमन कौन है इन दोनों में? AD। तो हम कह सकते हैं यहां पे कि AD क्या होगा? कॉमन, यानी संगत भुजा कह लो, या आप कॉमन शब्द का प्रयोग भी कर सकते हो, एक ही बात है। तो अब देखो ध्यान से, कोण 1 90 डिग्री आ गया।
अब 90 डिग्री जब भी कोण आ जाए और उसके सामने देखो, अब ये देख लो 90 डिग्री जो कोण है तो RHS रूल भी लग सकता है, SAS, ये दोनों लग सकते हैं हमारे, RHS और SAS। क्यों? अगर 90 डिग्री कोण बीच में हुआ तो ये लगेगा, नहीं तो ये लगेगा, ये ध्यान रखना बात। तो अब देखो 90 डिग्री इन दोनों के बीच में है कि नहीं। अब देखो AB और AD के बीच में कौन है? AB और AD के बीच में 3 है, ये एक नहीं है। AB AD दोनों भुजाओं के बीच में एक नहीं आ रहा, तो मतलब हमारा RHS नियम लगेगा, क्योंकि बीच में नहीं है 90 डिग्री कोण। ये आपको मैंने बेसिक में बताया था कि यदि 90 डिग्री कोण बीच में नहीं आता तो RHS, बीच में आ जाए तो SAS। तो क्या लगेगा? तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ABD सर्वांगसम होगी त्रिभुज RHS नियम द्वारा, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। RHS नियम यानी समकोण कर्ण भुजा नियम, RHS। R होता है समकोण, H होता है कर्ण और S होती है भुजा। चलिए अब इसके नाम में देखो सर्वांग समता, एक कहाँ बन रहा है? D पर, D लास्ट में है तो 2 का D भी लास्ट में होगा। ये हो गया पूरा, अब ये 2 प्लेस रह गए हमारे। अब यहाँ देखो AD कॉर्नर पे है तो यहाँ भी AD कॉर्नर पे आएगा तो A यहाँ आ जाएगा। अब रह गया बीच वाला, तो जो रह गया नाम C रह गया, वो बीच में आ जाएगा। ये आ गई नाम में सर्वांग समता, ठीक है। जो दूसरा तरीका, जैसे कि आप ऊपर से शुरू हो जाओ, इसका नाम लो A सेंटर लेफ्ट ADC, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सॉरी ADB, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ADC, ठीक है। तो आप ऐसे भी नाम में सर्वांग समता कर सकते हो बच्चों। ये हमारा क्वेश्चन सर्वांग सम हो गया, सर्वांग सम हो गया। तो अब हम कह सकते हैं कि इसके लास्ट के 2 पार्ट BD, लास्ट के 2, और इसके लास्ट के 2 कौन है? CD। ये दोनों क्या होंगे आपस में? बराबर CPCT के द्वारा, ठीक है। और इसी तरह हम कह सकते हैं कि इसका A पर बनने वाला, इस त्रिभुज में A पर बनने वाला 3 कोण 3 और इसका कोण 4, ये भी बराबर होंगे CPCT के द्वारा। लो जी, यही हमें सिद्ध करना था, सवाल इतने था, तो आप इसको नोट कर ले। तो चलिए हम अगला प्रश्न करते हैं बच्चों। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और जैसा कि आप देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमें चित्र दिया गया है जो मैंने बना दिया है। तो यहाँ पर पेज नंबर 154 पे आप क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हो, ये वाला। इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक छोटा सा बेसिक है, वो समझ लो। हमारे पास एक शब्द आएगा माध्यिका। माध्यिका ये क्या होती है ये समझ लो। देखो ध्यान से, अगर कोई त्रिभुज है ABC और आप BC का ना मध्य बिंदु ले लो, मध्य बिंदु कौन मान लो? हमने M ले लिया, M इसका मध्य बिंदु है। इसका मतलब अगर M बीच का बिंदु है ना, इसका मतलब BM और CM ये दोनों बराबर होंगे और पूरी BC का आधा भी होंगे, ध्यान रखिएगा। अगर M मध्य बिंदु है तो, और किसी मध्य बिंदु को उसके सामने वाले शीर्ष से मिला दो त्रिभुज के, तो वो बन जाती है माध्यिका AM रेखा, इसका नाम माध्यिका है। और माध्यिका का मतलब है जब किसी मध्य बिंदु से मिलकर बनी है। तो कोई भी माध्यिका होती है वो जिस भुजा से निकलती है माध्यिका ऐसे, तो उस भुजा को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। यानी पूरा BC जो है उसके 2 हिस्से हो गए, BM और MC। जैसे 10 रुपये है, 10 के 2 हिस्से हो गए 5-5, तो दोनों 5-5 क्या है? 10 का आधा भी होते हैं, बिल्कुल वैसे ही हैं। BM और MC दोनों बराबर भी होंगे और पूरी BC का आधा भी होंगे, इसको बोलते हैं माध्यिका। तो ये माध्यिका का काम होता है, ठीक है। अब तक ये वर्ड आया नहीं था तो ये बताया नहीं पहले, अब इसको नोट कर ले बेसिक में कि माध्यिका क्या होती है। चलिए इसी के बेस पे हमारा क्वेश्चन है देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या, पढ़ो ध्यान से। कहते हैं त्रिभुज ABC की 2 भुजाएं AB, BC और माध्यिका AD। इस त्रिभुज की 2 भुजाएं AB, BC और माध्यिका AD ये इस बराबर है किसके? दूसरी त्रिभुज के PQ, QR और PN के, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। तो पूरी BC इसके बराबर है QR के। आपको क्या बोला गया? देखो जैसे AB PQ के बराबर है, तो हम दिया है के अंदर क्या लिखेंगे कि एक तो AB बराबर है PQ, BC बराबर है QR और AM बराबर है PN। एक तो ये बोला गया है। एक बोला गया है क्या? AM PN माध्यिका है, माध्यिका
तो आपको ये तीन भुजाएं आपस में बराबर दी गई हैं और AM PN का नाम भी बोला गया है कि AM और PN जो है वो दोनों क्या है, माध्यिका है। ठीक है, और आपको सिद्ध करना है ये दो त्रिभुजें। अब देखो माध्यिका शब्द आ गया, याद होगा हमने क्या कहा था, एक लंब शब्द आ जाए तो वहां अपनी बात रखनी है, एक अपन ने समद्विभाजक शब्द भी बात रखनी है। अब माध्यिका भी क्या कर रही है, समान दो हिस्सों में बांट ही रही है इसको, तो माध्यिका वर्ड भी आ गया। तो मतलब ये मतलब AM जो है, जो भी माध्यिका होती है वो क्या करती है, वो AM BC को समद्विभाजित ही करती है। तो ये समद्विभाजित का दूसरा रूप है माध्यिका। तो हम यहाँ भी अपनी बात रखेंगे, अगर AM माध्यिका है तो वो BM और CM इन दोनों को आपस में बराबर करेगी। ठीक है, यानी कि BM और CM ये दोनों BC का आधा होंगे, वहां से QN और RN ये भी दोनों QR का आधा होंगे, ऐसे। ठीक है, तो ये बात हमने रखनी है माध्यिका के लिए, क्योंकि समद्विभाजक का दूसरा रूप है। चलिए, हमें सिद्ध क्या करना है, अब ये हमें बातें दी गई थी, अब हमें सिद्ध करना है। देखिए जरा ध्यान से कि हमें सिद्ध क्या करना है। हमें पहले सिद्ध करना है पहला भाग, त्रिभुज ABM सर्वांग सम त्रिभुज PQN, ये हमें सिद्ध करना है। ABM PQN को सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो इसका हल देखो, पहले पहला भाग ही करते हैं आप हल। तो देखो पहले भाग में हम क्या करते हैं, जो हमें दिया गया उसको पकड़ लेते हैं। एक तो AB बराबर PQ, BC बराबर QR और AM बराबर PN, ये हमें दिया गया है। अब देखो AB PQ तो इस त्रिभुज में आ रहे हैं। अब ABM त्रिभुज का है, मैं रफली डायग्राम बना देता हूं। एक तो ये वाली त्रिभुज ABM, एक ये वाली त्रिभुज PQN। अब इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करना है। अब देखो AB PQ के बराबर आ गई, चलो BC QR नहीं पड़ी, AM ये वाली इसके बराबर भी आ गई PN के। अब हमें एक भुजा और चाहिए, BC QR तो पूरी है, हमें आधी चाहिए। तो अगर मैं BC का आधा कर दूं तो अब आंसर बन जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इस दोनों को 2 से भाग कर सकते हैं, यानी कि अगली लाइन में हम कह सकते हैं या AB बराबर PQ, BC का आधा बराबर QR का आधा और AM बराबर PN, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो अब BC का आधा कौन है, जो हमें चाहिए। अब BC का आधा दो लोग हैं, BM CM, BM भी है CM भी है, हम BM ले लेते हैं कल्ला। तो यानी कि या हम कह सकते हैं AB बराबर आया PQ, BM बराबर आया QN, BC का आधा BM ले लिया, QR का आधा Q1 ले लिया हमने, ऐसे। ठीक है, और AM बराबर किसके पड़े, PN के। अब ये सारी साइडें हमें मिल गई हैं, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, त्रिभुज ABM सर्वांग सम त्रिभुज PQN। हमने दी गई बातों का प्रयोग करना है, एक तो इसका कर लिया, एक इसका भी कर लिया अपन ने। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, भुजा 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 सर्वांग समता नियम। सर्वांग समता नियम से या भुजा 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 नियम से, SSS नियम से त्रिभुज क्या होगी, सर्वांग सम होगी हमारी दोनों त्रिभुजें। अब दी गई बातें हमने इसी के अंदर प्रयोग कर ली हैं। ठीक है, तो यहां से एक रिजल्ट लेंगे जो पार्ट 2 को हमें प्रूव करेगा। हम क्या करते हैं, इसका B पर बनने वाला कोण 1 और इसका Q पर बनने वाला कोण 2 ये भी बराबर होंगे। कोण 1 बराबर कोण 2 ये बराबर होंगे CPCT के द्वारा, मतलब दो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अंग होते हैं, और ये इसका नाम रख लेते हैं हम समीकरण 1। ठीक है, तो कोण 1 और 2 का हम प्रयोग करेंगे। तो ये था हमारा पार्ट 1, आप इसको नोट कर ले। अब इसी के बेस पे हम पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, तो कोण 1 और 2 हमें मिल गया। मतलब डायग्राम की बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास कोण 1 है और ये वाला कोण 2 है। ठीक है, अब बात करते हैं बड़ी त्रिभुज की, जो हमें दूसरा भाग जो सिद्ध करना है। तो मैं हल मिटो रहा हूँ बच्चों, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा।
चलिए, तो इसका सेकंड पार्ट देखो, अब इसी के अंदर है इसका दूसरा भाग हमें जो सिद्ध करना है। अब हमें दूसरा भाग क्या सिद्ध करना है, पढ़ो ध्यान से। हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी जो बड़ी है वो भी सर्वांग सम आएगी त्रिभुज पी क्यू आर के अंदर। पूरी बड़ी त्रिभुज, यानी अगर मैं रफ डायग्राम बनाऊं तो ये वाली पूरी ए बी सी और यहाँ से पूरी पी क्यू आर, ये दोनों त्रिभुजें भी सर्वांग सम हमें सिद्ध करनी है, जो नीचे में रफ डायग्राम बनाया है। तो इसका हल देखिए अब कैसे होगा। ठीक है, अब इन दोनों त्रिभुजों में हमें क्या क्या चाहिए। एक तो हमें देखो, जो हमें चाहिए ले लेते हैं। ए बी पी क्यू यहाँ पड़े हैं तो ये ले लेते हैं। एक तो कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में एक तो क्या है कि ए बी ए सी के बराबर है, ए बी ए सी के सॉरी ए बी पी क्यू के बराबर है, ये आ गया जी। और यहाँ से क्या मिल सकता है, बी सी क्यू आर, ये भी मिल गया कि बी सी क्यू आर के भी बराबर है, बी सी बराबर क्यू आर। अब ए एम पी एन यहाँ नहीं दिख रहे हमें इस दोनों त्रिभुजों में, तो ए एम पी एन नहीं लेना है। अब क्या रह गया, दो चीजें आ गई। ठीक है, हमें यहाँ कोण 1 और कोण 2 बराबर दिया हुआ है जो अपने भाग 1 में किया था, तो आप यही ले लेते हैं कोण 1 बराबर कोण 2। जिन दोनों का तो कारण लिख देंगे दिया है। ठीक है, और इसका कारण क्या आ गया, 1 में सिद्ध हो चुका, 1 में सिद्ध हो चुका। ठीक है, हो चुका है, तो 1 में सिद्ध हो चुका है। अब दो भुजाएं और बीच का कोण आ गया, तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगी त्रिभुज पी क्यू आर। कौन सा रूल, एस ए एस, यानी भुजा कोण भुजा नियम से। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था बच्चों। तो ये दो छोटे छोटे पार्ट थे, आप इनको नोट कर लीजिए। और आज के 10वें पार्ट में बच्चों इतना ही। ठीक है, मेरे इस तरफ आपको बाकी पार्ट्स मिल जाएंगे, आप देख सकते हो उसमें। थैंक यू बच्चों।